आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी पीएचटी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के इस वीडियो में आत्मकथा से 50 वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्नों का करने वाले हैं हम लोग अध्ययन। तो साथियों, यह वीडियो आपके लिए होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि गद्य की अन्य विधाओं के तहत हम लोग इससे पूर्व में जो है संस्मरण और रेखा चित्र पर भी चर्चा कर चुके हैं। तो साथियों, इन वीडियो से आपको परीक्षा में काफी लाभ मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ आपके समक्ष यह वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। तो साथियों, आज की पाठचर्या को हम लोग प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्वलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो साथियों, वीडियो से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अथवा आप यूनिक प्रज्ञान टेलीग्राम चैनल में सर्च करिए और ज्वाइन कर लीजिए। तो प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं पाठचर्या में पहला प्रश्न। मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा के लेखक कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन रहे आपके सामने, तो फटाफट इसमें से उत्तर चयनित करिए। तो विकल्प क ख ग घ में अगर आपने विकल्प वियोगी हरि ग को चुना तो बिल्कुल सही जवाब 1948 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन काल है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। जीवन चरित आत्मकथा के लेखक कौन है? सत्यानंद अग्निहोत्री, स्वामी दयानंद, रविन्द्रनाथ त्यागी अथवा रविंद्र कालिया। इसमें से राइट आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया स्वामी दयानंद को, तो बिल्कुल सही जवाब 1960 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि मैं क्रांतिकारी कैसे बना आत्मकथा के लेखक कौन है? तो विकल्प रहे आपके सामने और इसमें से आपने विकल्प क का चयन किया रामविलास शुक्ल को, तो बिल्कुल सही जवाब 1933 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न संख्या 4 है कि सिंहावलोकन आत्मकथा के लेखक हैं। तो सिंहावलोकन आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आपको जवाब बताना है और जवाब में आपने यशपाल को चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर। यह 3 भागों में प्रकाशित हुई थी। पहला भाग 1951, दूसरा 52 और तीसरा 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या अगली साथियों 5, जीवन चक्र आत्मकथा के लेखक कौन है? फटाफट उत्तर चयनित करिए। जीवन चक्र आत्मकथा का लेखक आपको बताना है और उत्तर में आपने चयनित कर लिया गंगा प्रसाद उपाध्याय को, तो बिल्कुल सही जवाब 1954 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि मेरी अपनी आत्मकथा के लेखक कौन है? मेरी अपनी आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? और इस प्रश्न का जवाब आपने अगर चयनित कर लिया है विकल्प पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को, तो बिल्कुल सही जवाब 1958 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि नीण का निर्माण फिर के लेखक कौन है? तो नीण का निर्माण फिर यह आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? और जवाब में आपने हरिवंश राय बच्चन चुना। 1970 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन काल, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि 10 द्वार से सोपान तक किसकी आत्मकथा है? 10 द्वार से सोपान तक आत्मकथा का रचनाकार आपने हरिवंश राय बच्चन को चुना, बिल्कुल सही जवाब 1985 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि मेरी आत्मकहानी की लेखक या लेखिका कौन है? तो मेरी आत्मकहानी किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है और जवाब में आपने चुन लिया श्याम सुंदर दास को, तो बिल्कुल सही जवाब 1941 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन काल है।
अगला प्रश्न है कि मेरी असफलताएं आत्मकथा के लेखक कौन हैं? मेरी असफलताएं आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसमें से उत्तर आप फटाफट चयनित करिए और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प ग चुना होगा, बाबू गुलाब राय 1941 ईस्वी। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि साधना के पथ पर आत्मकथा के लेखक कौन है? साधना के पथ पर आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है हरिभाऊ उपाध्याय को। तो बिल्कुल राइट आंसर 1946 ईस्वी का प्रकाशन काल। अगला प्रश्न है कि परिव्राजक की प्रजा आत्मकथा के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है इसमें से विकल्प शांति प्रिय द्विवेदी घ को। तो बिल्कुल सही जवाब 1952 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि आत्मनिरीक्षण आत्मकथा के लेखक कौन है? ऑप्शन रहे आपके सामने। आत्मनिरीक्षण आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? और जवाब में आपने सेठ गोविंद दास को चुना। तो ग विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब और यह 3 खंडों में प्रकाशित रचना 1958 ईस्वी की है। अगला प्रश्न, जीवन के 4 अध्याय आत्मकथा के लेखक कौन है? जीवन के 4 अध्याय आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? विकल्प रहे आपके सामने और इसमें से राइट आंसर आपने चुना भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव को। तो क विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न संख्या 15 है कि बसेरे से दूर आत्मकथा के लेखक कौन है? बसेरे से दूर आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया हरिवंश राय बच्चन को। तो बिल्कुल सही जवाब 1978 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि सत्यानंद अग्निहोत्री की आत्मकथा है, इसमें से कौन सी है? इसका आपको जवाब बताना है। तो सत्यानंद अग्निहोत्री की आत्मकथा, इसमें मुझमें देव जीवन का विकास 1910 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि मेरी जीवन यात्रा किस विधा की रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न का राइट आंसर इसलिए चुन लिया होगा कि आपको पता ही होगा कि आज की पाठचर्या हमारी किस पर आधारित है, आत्मकथा पर। तो ख विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब और राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई 1946 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न संख्या देखते हैं 18। प्रश्न संख्या 18 है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा इसमें से कौन सी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा कौन सी है? और उत्तर में आपने सेलेक्ट किया आत्मकथा विकल्प ग को। तो बिल्कुल सही जवाब 1947 ईस्वी का प्रकाशन का। अगला प्रश्न है कि सत्यदेव परिव्राजक की आत्मकथा इसमें से कौन सी है? और फटाफट इसमें से उत्तर चयनित करिए। तो विकल्प क ख ग घ में से आपने अगर सही विकल्प चुना है स्वतंत्रता की खोज में, तो विकल्प क इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब 1951 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न, देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा इसमें से कौन सी है? देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा आपको बताना है चांद सूरज के वीरन, नील यक्षिणी, क ख दोनों अथवा इसमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प ख चुना होगा, विकल्प ग चुना होगा। नील यक्षिणी और चांद सूरज के वीरन दोनों ही रचनाएं आत्मकथा देवेंद्र सत्यार्थी की है। सूरज के वीरन 1952 ईस्वी की, जबकि नील यक्षिणी 1985 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है साथियों। अगला प्रश्न है कि यादों की परछाइयां एवं मेरी आत्मकहानी के लेखक कौन हैं? यादों की परछाइयां एवं मेरी आत्मकहानी
इन दोनों ही आत्मकथाओं का लेखक आपको बताना है और उत्तर में आपने चतुरसेन शास्त्री चुना, तो बिल्कुल सही जवाब यादों की परछाइयां 1956 ईस्वी और मेरी आत्मकहानी 1963 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि बचपन के 2 दिन यौवन के द्वार पर आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो दोनों ही आत्मकथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं, इसका आपको जवाब बताना है। विकल्प रहे आपके सामने और इसमें से आपने राइट आंसर चयनित किया है देवराज उपाध्याय को, तो बिल्कुल सही जवाब बचपन के 2 दिन 1958 ईस्वी की रचना है, जबकि यौवन के द्वार पर 1970 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है? अपनी खबर आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है पांडे बेचन शर्मा उग्र को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प क 1960 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के लेखक कौन है? ऑप्शन रहे आपके सामने, तो इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया हरिवंश राय बच्चन को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ग 1969 ईस्वी का प्रकाशन काल है। प्रश्न संख्या 25 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 25 कि वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा आपको बताना है। वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा इसमें से कौन सी है? तो फटाफट आंसर चयनित करिएगा और इसमें से आपने विकल्प ग चुना अपनी कहानी, तो बिल्कुल सही जवाब 1970 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि बलराज साहनी की आत्मकथा है। बलराज साहनी की इसमें से आत्मकथा कौन सी है? और जवाब में आपने चुना मेरी फिल्मी आत्मकथा विकल्प ग को, तो बिल्कुल सही जवाब 1974 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न संख्या 27 है साथियों कि घर की बात आत्मकथा के लेखक कौन है? घर की बात आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? और ऑप्शन रहे आपके सामने, इसमें से सही उत्तर आपने चयनित कर लिया है रामविलास शर्मा, तो बिल्कुल राइट आंसर विकल्प ग 1983 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि मेरे साथ जन्म आत्मकथा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन रहे आपके सामने, मेरे साथ जन्म आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? और उत्तर में आपने चुना हंसराज राहबर को, तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। इस आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष 1986 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि मेरी जीवन धारा आत्मकथा के लेखक कौन है? तो मेरी जीवन धारा आत्मकथा पद्मा सचदेव की है, यशपाल जैन की है, वियोगी हरि की है अथवा अमृतलाल नागर की है? तो इसमें से राइट आंसर आपने चुना यशपाल जैन को, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अर्धकथा आत्मकथा के लेखक कौन है? अर्धकथा आत्मकथा के लेखक आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया डॉक्टर नगेंद्र 1988 ईस्वी, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि सहचर है समय एवं फुर्सत के दिन। फुर्सत के दिन और सहचर है समय दोनों ही आत्मकथाओं का लेखक आपको बताना है। ऑप्शन रहे आपके सामने, तो इसमें से आपने उत्तर चयनित किया रामदरस मिश्र को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प घ 1991 ईस्वी सहचर है समय का समय रचना काल और फुर्सत के दिन 2000 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न, कहो व्यास कैसी कटी आत्मकथा के लेखक आपको बताना है। कहो व्यास कैसी कटी यह आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? और यहाँ पे आप इस व्यास याद रखिएगा, व्यास और गोपाल प्रसाद व्यास उत्तर आपने दे करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया। 1994 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि कही न जाय का कहिए आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है?
कही न जाए का कही आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया 2001 ईस्वी विकल्प ग को, तो बिल्कुल सही जवाब भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई यह आत्मकथा है। अगला प्रश्न साथियों, और वह जो यथार्थ था, और वह जो यथार्थ था, यह आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? फटाफट उत्तर चयनित करिए। और इस प्रश्न का जवाब आपने अखिलेश को चुना, बिल्कुल सही जवाब 2001 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज आत्मकथा के लेखक कौन हैं? पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज आत्मकथा का लेखक आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने अशोक वाजपेयी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प क 2003 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा है, इसमें से विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा आपको बताना है। तो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई आत्मकथा 2004 ईस्वी की पंखहीन, मुक्त गगन में पंछी उड़ गया, तीनों ही है। तो विकल्प घ का चयन आपने किया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अरुणायन आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो इस प्रश्न का जवाब फटाफट आपने चयनित करना है। और मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब आपने अरुण से अरुण जोड़ करके राम अवतार को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब राम अवतार अरुण 1974 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि शिवपूजन सहाय की आत्मकथा आपको बताना है। शिवपूजन सहाय की आत्मकथा इसमें से कौन सी है, इसका आपको जवाब बताना है। और जवाब में आपने मेरा जीवन चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1985 ईस्वी का प्रकाशन काल। अगला प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु की आत्मकथा कौन सी है? फणीश्वर नाथ रेणु की आत्मकथा इसमें से आपको बताना है। और जवाब में आपने आत्म परिचय विकल्प ग को चुना, बिल्कुल सही जवाब 1988 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि तप्ती पगडंडियों पर पदयात्रा किस विधा की रचना है? तप्ती पगडंडियों पर पदयात्रा किस विधा की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। तो कहानी है, यात्रा साहित्य है, आत्मकथा है अथवा संस्मरण। जवाब में आपने चयनित किया कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखी गई यह आत्मकथा विधा की रचना है, विकल्प ग इस प्रश्न का राइट आंसर। और 1989 ईस्वी इसका प्रकाशन काल। अगला प्रश्न है कि चेहरे अनेक आत्मकथा के लेखक कौन हैं? चेहरे अनेक आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? और जवाब में आपने उपेंद्र नाथास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गालिब छोटी शराब आत्मकथा के लेखक कौन है? गालिब छोटी शराब आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? और इस प्रश्न का जवाब आपने रविंद्र कालिया चुना, बिल्कुल सही जवाब 2000 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि भीष्म साहनी की आत्मकथा है, तो इसमें से भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई आत्मकथा आपको बताना है। और आज के अतीत आपने चुन करके इस प्रश्न का सही जवाब दिया, 2003 ईस्वी इसका प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी, एक खंड गलत है, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसमें से जो है आपने चयनित कर लिया यादों का चिराग विकल्प घ को, तो बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि यादों का चिराग कमलेश्वर की रचना है, 1997 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न, आधे सफर की पूरी कहानी के लेखक कौन है? आधे सफर की पूरी कहानी के लेखक बताना है आपको। और इस प्रश्न का जवाब आपने फटाफट चयनित करना है। और इसका जवाब आपने कृष्णचंद्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1979 ईस्वी का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि टुकड़े टुकड़े दास्तान आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन रहे आपके सामने, और इसमें से आपने जवाब में अमृतलाल नागर को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1986 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन काल है। अगला प्रश्न है कि कमलेश्वर की इसमें से आत्मकथा आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प
घ को, तो बिल्कुल राइट आंसर है। मैंने जिया 1992 ईस्वी, यादों का चिराग 1997 ईस्वी और जलती हुई नदी 1999 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष आपने 1996 ईस्वी चुना। विकल्प ख को, तो बिल्कुल सही जवाब रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई यह आत्मकथा है जो 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है कि मुड़ मुड़ कर देखता हूं आत्मकथा के लेखक कौन है। मुड़ मुड़ कर देखता हूं आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है, और इसमें से जवाब आपने चयनित कर लिया है राजेंद्र यादव को, तो बिल्कुल सही जवाब 2001 ईस्वी का प्रकाशन काल। अगला प्रश्न है कि स्वदेश दीपक की आत्मकथा इसमें से कौन सी है। स्वदेश दीपक की आत्मकथा आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प क चुना, मैंने माणू नहीं देखा, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प का आग्रह किस काव्य धारा में देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 51 का राइट आंसर क्या होगा। बौद्धिकता का आग्रह किस काव्य धारा में देखने को मिलेगा, और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है नई कविता, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कौन नई कविता का हस्ताक्षर है। इसमें से नई कविता का हस्ताक्षर कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 52 का राइट आंसर आपने अगर चयनित कर लिया है अजीत कुमार, रघुवीर साय और प्रभाकर माचवे, सभी लोग ही नई कविता के रचनाकार हैं। विकल्प घ को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन नई कविता के कवि नहीं है। इसमें तो नई कविता के कवि इसमें से कौन नहीं है, तो नरेश मेहता, विजय देवनारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के रचनाकार हैं। विकल्प घ आपने चयनित किया रामधारी सिंह दिनकर को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अनुभूत की सच्चाई बुद्ध और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण की प्रधानता किस काव्य धारा में है। फटाफट उत्तर चयनित करिए। अनुभूत की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टिकोण की प्रधानता किस काव्य धारा में है। आपने उत्तर में चयनित कर लिया नई कविता, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प क। प्रश्न संख्या 55। नई कविता प्रगतिवादी यथार्थ के आघात से उत्पन्न छायावाद के स्वप्न भंग के बाद की कविता है। यह कथन किसका है। नई कविता प्रगतिवादी यथार्थ के आघात से उत्पन्न छायावाद के स्वप्न भंग के बाद की कविता है। यह कथन किसका है, और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा नेमिचंद्र जैन जी को, तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दुख सबको मांझता है, यह पंक्तियां किसकी हैं। दुख सबको मांझता है, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं, और जवाब में आपने अज्ञे जी को चुना, बिल्कुल सही जवाब विकल्प घ। अगला प्रश्न, नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता आपको बताना है। नई कविता की भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है। प्रश्न संख्या 57 का राइट आंसर चुनिए, और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया है विकल्प ख बिंब विधान से युक्त, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। अज्ञेय जी का पूरा नाम आपको बताना है। प्रश्न संख्या 58 में राइट आंसर अगर आपने चुना है विकल्प क सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन है। हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन का रचनाकार आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने किसको चुना, अज्ञेय जी को, तो बिल्कुल सही जवाब। पीएचडी 2002, 2005 और टीएचडी 2010 का यह पूछा गया प्रश्न है। आगे, कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय द्वारा लिखा गया नहीं है। प्रश्न संख्या 60 में सही उत्तर का चयन करिए।
तो अज्ञेय द्वारा देखिए हरी घास पर क्षण भर, अरि वो करुणा प्रभा में तथा आंगन के पार द्वार अज्ञेय द्वारा लिखी गई रचनाएं, जबकि सीढ़ियों पर धूप रघुवीर सहाय की रचना है। तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय द्वारा लिखी गई असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है। अज्ञेय द्वारा लिखी गई जो असाध्य वीणा कविता है वह एक तरह से लंबी कविता अथवा प्रलंब काव्य है। विकल्प घ इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नदी के द्वीप कविता अज्ञेय के किस संकलन में संकलित है। नदी के द्वीप कविता अज्ञेय द्वारा लिखे गए किस संकलन में संकलित है, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प हरी घास पर क्षण भर क को चुना। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय की कौन सी रचना हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है। किस रचना पर अज्ञेय जी को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। जवाब फटाफट चयनित करिए। प्रश्न संख्या 63 का राइट आंसर आपने आंगन के पार द्वार विकल्प ख को चुन लिया। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय की कौन सी कविता जापानी लोक कथा पर आधारित है। अज्ञेय की कौन सी कविता जापानी लोक कथा पर आधारित है। प्रश्न संख्या 64 का राइट आंसर आपने चुना है असाध्य वीणा को। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बाबरा अहेरी अज्ञेय द्वारा रचित बाबरा अहेरी किसका प्रतीक है। बाबरा अहेरी जो रचना है अज्ञेय द्वारा लिखी गई, इस कृति में बाबरा अहेरी किसका प्रतीक है, और इस प्रश्न का जवाब आपने सूर्य को सेलेक्ट किया। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नदी की बांक छाया पर यह रचना किसकी है। नदी की बांक छाया पर रचना के रचनाकार बताना है। प्रश्न संख्या 66 में सही उत्तर आपने अज्ञेय जी को चुना विकल्प ख को। तो राइट आंसर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 67 अज्ञेय की किस कविता में जापान पर गिराए गए परमाणु बम के विनाश का वर्णन देखने को मिलता है। अज्ञेय द्वारा वह कौन सी रचना है जिसमें जापान में गिराए गए परमाणु बम के विनाश का वर्णन मिलेगा। प्रश्न संख्या 67 में मुझे उम्मीद है कि आपने हिरोशिमा को चुना होगा। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए कूच। इन पंक्तियों या पंक्तियां किस ओर संकेत करती हैं। तो जवाब हो जाएगा भाषा में नए प्रतीकों और उपमानों के प्रयोग का। विकल्प ख इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सांप तुम तो सभ्य हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो जवाब हो जाएगा विकल्प ख अज्ञेय। अगला प्रश्न है कि चेहरे थे असंख्य आंखें थी, दर्द सभी में था, जीवन का दंश सभी ने जाना था। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 70 में राइट आंसर आपने विकल्प क अज्ञेय को चुना। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रूपांबरा काव्य नाटक का संपादन किसने किया। रूपांबरा काव्य संकलन का संपादन किसने किया। जवाब हो जाएगा विकल्प ख अज्ञेय ने। अगला प्रश्न है कि बह चुकी बह की हवाएं चैत की, कट गई पूलें हमारे खेत की। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं। तो जवाब हो जाएगा यह पंक्तियां अज्ञेय द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चांद का मुंह टेढ़ा है कि रचयिता कौन है। चांद का मुंह टेढ़ा है यह कृति पीएचडी 2010 का पूछा गया प्रश्न है। गजानन माधव मुक्तिबोध आपने चुना। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में है। तो रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई रचना अंधेरे में। विकल्प ख इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है।
किस रचनाकार की कविताएं स्वाधीन भारत के इस्पाती दस्तावेज हैं? जवाब में आपने गजानन माधव मुक्तिबोध को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ग। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता इसमें से कौन सी नहीं है? तो अंधेरे में ब्रह्म राक्षस भूल गलती, ये रचनाएं मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई हैं। इत्यलम आपने विकल्प ग को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अंधेरे में कविता अस्मिता की खोज है, यह बात किसने कही है? तो अंधेरे में कविता अस्मिता की खोज है, यह प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है। विकल्प ख इसका राइट आंसर है। हिंदी में फैंटेसी का प्रयोक्ता कवि कौन माना जाता है? और आपने जवाब में गजानन माधव मुक्तिबोध को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया अंधेरे में कविता का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है आशंका के दीप अंधेरे में, विकल्प घ को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध की समस्त रचनाएं किस संकलन में हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध की सभी रचनाएं मुक्तिबोध रचनावली कृति में हैं। विकल्प ग, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध की कविता मुझे कदम कदम पर चौराहे किस संकलन में है? तो इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया चांद का मुंह टेढ़ा, विकल्प क को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वह उस महत्ता का हम सरीखों के लिए उपयोग उस आंतरिकता का बताता है मैं महत्व। यह पंक्तियां मुक्तिबोध की किस कविता से अवतरित पंक्तियां हैं? और जवाब में आपने ब्रह्म राक्षस, विकल्प ख का चयन किया, बिल्कुल सही जवाब। जैसी प्रवक्ता 2009 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि ज्यामितिक संगीत गणित की दृष्टि से कृत भव्य नैतिक भान कब रहा है आसान? यह पंक्तियां मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई पंक्तियां हैं? जवाब में आपने ब्रह्म राक्षस कविता, विकल्प क को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है, यह पंक्तियां किस कवि की हैं? जवाब हो जाएगा विकल्प ख, गजानन माधव मुक्तिबोध की हैं। अगला प्रश्न है कि भयंकर बात का कवि किसे कहा जाता है? भयंकर बात का कवि से प्रसिद्ध रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध है। इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा गया है? तो इंद्रिय बोध का कवि के रूप में प्रसिद्ध रचनाकार गिरजा कुमार माथुर है। गिरजा कुमार माथुर का पहला काव्य संकलन कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा मंजीर। अगला प्रश्न है कि गिरजा कुमार माथुर की रचना कौन सी इसमें से नहीं है? चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना, नासा और निर्माण, धूप के दान तथा पृथ्वी कल्प गिरजा कुमार की रचनाएं हैं। हिंदी और मराठी का हाइब्रिड किसे कहा जाता है? हिंदी और मराठी के हाइब्रिड के रूप में जाने जाते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, विकल्प क, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भवानी प्रसाद मिश्र की सर्वाधिक चर्चित रचना इसमें से कौन सी है? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा गीत फरोश, विकल्प क, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया पहला काव्य संग्रह गीत फरोश है, विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बुनी हुई रस्सी कविता किसकी है? बुनी हुई रस्सी कविता के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं, विकल्प घ, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अतिवादों को छूने वाला कवि किसे कहा गया है? अतिवादों का छूने वाला कवि कहा गया है गिरजा कुमार माथुर को, विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नई कविता का कौन सा कवि फिल्मी गीतकार के रूप में प्रसिद्ध रहा है? जवाब हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र, विकल्प ख इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि काल तुझसे होड़ मेरी बात बोलेगी हम नहीं, काव्य संकलन के रचयिता कौन है? तो जवाब हो जाएगा शमशेर। विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अमन राग के लेखक कौन है? अमन राग किसके द्वारा लिखी गई रचना है? जवाब में आपने चयनित कर लिया शमशेर बहादुर सिंह को, बिल्कुल सही जवाब। मूड्स के कवि कहलाते हैं, तो शमशेर बहादुर सिंह को मूड्स का कवि कहा जाता है, विकल्प ख राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शमशेर की रचना इसमें से कौन सी नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और जवाब में आपने प्रार्थना पुरुष विकल्प घ को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि धर्मवीर भारती की रचना इसमें से कौन सी है? तो धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई रचना ठंडा लोहा, मेरी गैरिक वसना और सपना भी, यानी विकल्प घ इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ठंडा लोहा पर। ठंडा लोहा कृति का रचनाकार आपने सेलेक्ट कर लिया धर्मवीर भारती को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कोशवत सिमटी रहे यह चाहती नारी, खोल देने लूटने का पुरुष अधिकारी, कविता की पंक्ति किस कवि की है? और इसका जवाब आपने धर्मवीर भारती को चुना, विकल्प ख, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के रचयिता कौन है? यह आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन रघुवीर सहाय की रचना है, घ विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? इसमें से गिरिजा कुमार माथुर द्वारा लिखी गई रचना कौन सी नहीं है? आपने रीतांबरा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब, विकल्प घ। कनुप्रिया किसकी रचना है? कनुप्रिया का रचनाकार आपने चुन लिया है, विकल्प धर्मवीर भारती ग को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, पठा सुतन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा यह पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? रघुवीर सहाय द्वारा, विकल्प ग इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? जवाब हो जाएगा यह पंक्तियां रघुवीर सहाय की हैं, विकल्प क बिल्कुल सही जवाब। आगे कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो कवियों के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा मलयज का। अगला प्रश्न है कि प्रमथ्युगाथा शीर्षक लंबी कविता के रचनाकार कौन है? यह धर्मवीर भारती की रचना है, विकल्प क इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद के बाद नए काव्य आंदोलन की शुरुआत किससे मानी है? और इस प्रश्न का जवाब आपने अगर चयनित कर लिया है रामेश्वर शुक्लांचल को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संसद से सड़क तक काव्य कृति के रचनाकार कौन है? और जवाब में आपने सुदामा पांडे धूमिल को चुना, बिल्कुल सही जवाब। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र के रचयिता कौन है? इस प्रश्न का जवाब सुदामा पांडे धूमिल, विकल्प क को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, मोचीराम तथा पटकथा के लेखक, तो इसका भी जवाब आपने धूमिल को चुना, तो विकल्प ख बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कल सुनना मुझे तथा रोटी और संसद कविताएं किसकी हैं? कल सुनना मुझे और रोटी तथा संसद इन कविताओं के लेखक कौन हैं? जवाब में आपने चयनित कर लिया है विकल्प क सुदामा पांडे धूमिल को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है?
कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है? जवाब में आपने चयनित कर लिया है सुदामा पांडे को तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कविता श्री का कुलम के रचयिता कौन है? जवाब हो जाएगा सुदामा पांडे धूमिल। धूमिल को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1979 ईस्वी का दिया गया? तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित किया है कल सुनना मुझे तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, इन पंक्तियां किसकी हैं? तो जवाब हो जाएगा विकल्प घ, सुदामा पांडे धूमिल की। अगला प्रश्न, अपने यहां संसद तेली की वह कहानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी, यह पंक्तियां किसकी हैं? यह पंक्तियां सुदामा पांडे धूमिल की पंक्तियां, विकल्प ग इसका राइट आंसर है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेना चाहेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।